हाँ, ओके। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 14 जो है हमारा, इट्स विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम एक्सप्लेन फुल वेव रेक्टिफिकेशन यूजिंग ए जंक्शन डायोड, ड्रॉ द वेवफॉर्म ऑफ इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेजेस। अब हमने यहाँ पे ये देखा था कि एक डायोड हो तो हाफ वेव देता था। तो नाउ इट इज़ वेरी वेरी ऑब्वियस कि अब हमें दो डायोड की ज़रूरत है। अब ये क्वेश्चन के लिए फिगर को बहुत सिंपल तरीके से अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। फिगर ड्रॉ कर दिया, तो जो फिगर में ड्रॉ किया है वही आपको एक्सप्लेनेशन में देना है और उसी के हिसाब से उसका ग्राफ बनेगा। तो यहाँ पे एकदम ध्यान से शांति से देखते जाइएगा, एक 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 स्टेप में आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल फुल वेव रेक्टिफायर कंसिस्ट ट्रांसफार्मर, मतलब वो तो चाहिए चाहिए। दो डायोड चाहिए D1 एंड D2, एक लोड रेजिस्टेंस RL चाहिए। मतलब पहली लाइन क्या क्या रिक्वायरमेंट है। दूसरी लाइन, इनपुट में एसी सिग्नल इज फेड टू द प्राइमरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर, मतलब हमने यहाँ पे इनपुट सिग्नल दिया प्राइमरी कॉइल को। अब यहाँ पे उस बात को ध्यान से समझते जाइएगा कि मान लो कि एक मोमेंट पे जैसे ही हमने यहाँ पे देखा, यहाँ पे नेगेटिव साइकिल, यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल एट द सेम टाइम, ये जब प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है तो उसी मोमेंट पे हो सकता है सेकेंडरी में यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल और यहाँ पे नेगेटिव साइकिल हो। तो जब यहाँ पे सेकेंडरी पॉजिटिव साइकिल पे है तो ए भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा और ये पी के साथ और यहाँ पे ये एन के साथ होगा। तो यहाँ पे हम ऐसा कहेंगे, एट दैट मोमेंट when secondary at the positive and connected with the diode D1 with the P side, in that case diode D1 in forward bias. At the same time, this secondary end having a negative side, and that is considered with the P type of diode D2. So diode D2, that will be in the reverse bias. So what happened during this first half cycle? During the first half cycle, diode D1 in a forward bias and a D2 in a reverse bias. Now what happened? After half cycle, this negative becomes positive, positive becomes negative, this positive becomes negative, and negative becomes positive. As this becomes negative, diode तो वहीं का वहीं रहेगा ना। तो after that first half cycle, now diode that will be connected in a reverse bias. But now at the same time, D2 now connected in forward bias. तो क्या हुआ, यहाँ पे पहली साइकिल हाफ साइकिल और दूसरी हाफ साइकिल, पहली हाफ साइकिल के लिए D1 फॉरवर्ड बायस में था, D2 रिवर्स बायस में था। मतलब D1 की वजह से आउटपुट मिलेगा, भले D2 की वजह से कुछ ना मिले। आफ्टर हाफ साइकिल व्हाट विल हैपन, D1 कनेक्टेड इन रिवर्स बायस एंड D2 कनेक्टेड इन फॉरवर्ड बायस। तो मतलब इनपुट की एक साइकिल में, इनपुट की पॉजिटिव नेगेटिव वाली एक साइकिल के दौरान पहला डायोड फॉरवर्ड में, दूसरा रिवर्स में। बट आफ्टर हाफ साइकिल जो रिवर्स फॉरवर्ड बायस में था वो रिवर्स बायस में कनेक्ट हो गया, जो रिवर्स बायस में था वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ध्यान से देखिएगा। 1 2 3 4, मान लो ये पहला इनपुट है, ओके। पर जब ये पॉजिटिव था तब यहाँ पे नेगेटिव था, मतलब दूसरे डायोड के लिए ये साइकिल ऐसा चल रहा था। पर अब जब मैं आउटपुट की बात करूं तो आप यहाँ पे इसको कह सकते हो, ये D1 का इनपुट, ये D2 का इनपुट, और ये फाइनली बनेगा आउटपुट। तो D1 फॉरवर्ड बायस में है तो क्या, हाँ D1 फॉरवर्ड बायस में है तो चलो आउटपुट मिला D1 की वजह से। आफ्टर हाफ साइकिल D1 गया नेगेटिव साइड, ओके इसको पॉजिटिव कर देता, D1 गया नेगेटिव साइड पर D2 आया पॉजिटिव साइड, और आउटपुट मिलेगा तो क्या, हाँ हाँ आउटपुट मिलेगा। तो क्या ये कंसेप्ट किसकी वजह से, D2 की वजह से। फिर से ये बना पॉजिटिव, फिर से ये बना नेगेटिव, तो अब आउटपुट किसकी वजह से मिलेगा, तो कि फिर से D1 की वजह से मिलेगा। फिर से यहाँ पे किसकी वजह से मिलेगा, D2 की वजह से मिलेगा। तो अगर हम देखेंगे वेव वन, वेव टू, यहाँ तक दो वेव, यहाँ से भी वेव वन एंड वेव टू, तो उस केस में जब यहाँ पे इनपुट में दो वेव गए तब आउटपुट में भी आपको दो वेव मिले।
ओके, इट इज नॉट नेसेसरी, इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि सब कुछ एक ही डायोड की वजह से हो। अल्टीमेटली आउटपुट में पूरा वेव मिला तो क्या हाँ यार पूरा वेव होता है, कहीं पे कोई ब्लैंक पार्ट तो क्या नहीं। सो दिस इज कंसिडर एज ए फुल वेव आउटपुट, यानी हर एक जगह पे आपका आउटपुट मिल रहा है। अगेन दिस आउटपुट इज नॉट ए एसी, एसी यानी अल्टरनेट, यहाँ पे ये अल्टरनेट नहीं हो रहा है, पर ये परफेक्ट डीसी भी नहीं है, पर इसको हम पल्सेटिंग वोल्टेज जरूर कह सकते हैं। जीरो मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो, फिर मैक्सिमम फिर जीरो, मतलब ये पल्स की तरह हमें आउटपुट देता रहता है। तो ये जो पॉइंट है वो अभी हम यहाँ नीचे फिर से ग्राफ के थ्रू देखेंगे, पर अब इसमें लिखना क्या है ध्यान से सुनते रहिएगा। तो यहाँ पे पहले बताया कि एक पॉजिटिव उसी मोमेंट पे बी नेगेटिव रहेगा, आफ्टर हाफ साइकिल ए का पोलैरिटी नेगेटिव और बी का पोलैरिटी पॉजिटिव हो जाएगा। So A and B of the secondary S, secondary का S are connected to the P end of diode D1 and D2. The secondary is tapped at a center point. अब इस लाइन को समझिएगा तो आपको जब पहला डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा तो उसमें एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है वो आपको पता चलेगा। See, this is the point. The secondary is tapped at its central point. यहाँ पे जो लिखा है ना सेंटर टैब, तो ये फिगर यहाँ पे समझना बहुत जरूरी था। जैसे यहाँ हाफ वेव की फिगर की मैं बात करूँ तो वहां पे हम ऐसा कह सकते थे, यहाँ पे जो अगर आप अंदर का एरो देखो ना तो ये एरो ऐसा बताता है कि व्हेन डायोड कनेक्टेड इन अ फॉरवर्ड बायस करंट विल फ्लो, कौन सी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, तो कि ए डी एक्स आर एल वाई बी एस एंड अगेन ए, तो ये उसका पाथ हो जाता है। ए से डी, डी से एक्स, एक्स से आर एल, आर एल से वाई, वाई से बी, बी से एस और वापस ए पे, मतलब ये कंटिन्यूस पाथ जो है वो फॉलो करता है और उस वजह से आपको आउटपुट मिलता है। बट व्हाट विल हैपन व्हेन द टू डायोड कनेक्टेड विद द सर्किट, तो उसके लिए यहाँ पे बताया कि सेंटर का जो पॉइंट है ना उसको टैप किया गया, मतलब कनेक्ट किया गया है विद द हेल्प ऑफ लोड रेजिस्टेंस आर एल। अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि जब ऐसा कहा जाता है when diode D1 in forward bias, जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में हो तो करंट का डायरेक्शन या तो करंट किस पाथ को फॉलो करेगा, तो फॉलो करेगा ए D1, D1 से X, उसके बाद या RL या तो Y, मतलब X से Y इन शॉर्ट गया, उसके बाद वो सेंटर टैप वाले पॉइंट से जाएगा और बाद में घूम फिर कर वो ए पे आएगा। सो दिस इज द पाथ जहां पे करंट फ्लो करेगा जब डायोड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा। अब आफ्टर हाफ साइकिल D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में आएगा। तो जैसे यहाँ ए से स्टार्ट किया वैसे आप ये बी से स्टार्ट कर दो, बी से गया D2, D2 से गया एक्स, एक्स से गया वाई थ्रू आर एल, ओके, उसके बाद गया सेंटर टैप पे और देन आफ्टर अगेन कम टू बी। मतलब इसको कहते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथ जो है वो फॉलो करता है, मतलब एक सर्किट पाथ फॉलो करता है जिसके थ्रू करंट फ्लो करता है। D1 की बात करें तो वहां पे भी आर एल आ गया, D2 की बात करें तो वहां पे भी आर एल आ गया। तो अल्टीमेटली वो एक पाथ फ्लो करवाता है या तो पाथ दिखाता है। ओके, पहला इनपुट दोनों में दिया पर आउटपुट सिर्फ D1 की वजह से मिला, दूसरे हाफ का आउटपुट D2 की वजह से मिला, बट एज ए होल अगर आप आउटपुट देखते हो तो आपको D1 D2 D1 D2 दोनों की वजह से आउटपुट है वो मिलता है। सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। अब कौन कहाँ पे कैसे यूज होता है वो डिपेंड करता है कि हमारे रिक्वायरमेंट क्या है। whenever we required for DC current, but if we provide AC current, तो जब हम AC करंट देते हैं और जब हमें DC आउटपुट चाहिए तब हमें ये डायोड का यूज करना पड़ता है। वैसे ये तो बहुत 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 ही बेसिक सा पॉइंट होता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। इसके बाद आता है जैसे आपने वो विस्टन ब्रिज देखा था ना, ओके, याद होगा विस्टन ब्रिज। ओके, तो वहां पे जैसा विस्टन ब्रिज था वैसे भी यहाँ पे एक ब्रिज सर्किट आती है। ओके, तो जो लोग इंजीनियरिंग में जाएंगे उसको ये डिटेल में आएगा कि कैसे वो ब्रिज सर्किट काम करती है, पर ये बेसिक सा पॉइंट आपको पता होना
चाहिए। हो सकता है जब आप कॉलेज में आओ तो आपसे वो एक्सपेक्ट किया जाए कि आपको फुल वेव रेक्टिफायर का थोड़ा बहुत पता हो। अब यहाँ पे उसका एक्सप्लेनेशन, तो पहले फिगर समझी, अब वर्किंग के अंदर। अच्छा, इसका मतलब आई होप आपको पता चलता होगा, एट एनी इंस्टेंट। एट एनी इंस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब मैंने ऑब्जर्वेशन लिया तो मैंने यहाँ ये मान के चला कि उस मोमेंट पे ए जो है वो पॉजिटिव था। जब ए पॉजिटिव था तो उसी मोमेंट पे हमने ऐसा मान लिया कि ये पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव था, यानी यहाँ पे आपको आउटपुट D1 की वजह से मिला। आफ्टर हाफ साइकिल पोलैरिटी चेंज, तो D2 फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा, पर आउटपुट तो मिलेगा ही मिलेगा। अगेन पोलैरिटी चेंज, फिर भी आउटपुट मिला। अगेन पोलैरिटी चेंज, फिर भी आउटपुट मिला। तो यहाँ पे दो वेव, आप वेव फ्रंट वेव फॉर्म पे ए एट बी दोनों ही काउंट करो, पर टोटल आउटपुट जो है वो हमें फुल वेव का ही काउंट होता है। तो यहाँ पे बताया ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट एंड A इज अ पॉजिटिव एंड B इज नेगेटिव, द D1 गेट्स फॉरवर्ड बायस। तो उसका करंट का जर्नी बताया, AD1XYTA, मैंने बीच में RL भी लिखा हुआ था, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर आपको जो आप लिखते हो यहाँ पे, जो आप फिगर में ड्रॉ करते हो, उसको सही तरीके से समझोगे तो ये बहुत इजीली याद रह जाएगा। जब D1 थोड़ा बायस में है तो व्हाट इज द एट दैट मोमेंट D2 का क्या स्टेटस रहेगा, तो क्या ऑफ कोर्स D2 है वो रिवर्स बायस में होगा। आफ्टर हाफ साइकिल व्हाट विल हैपन, तो पूरा का पूरा उल्टा हो जाएगा। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द एंड ए बिकम्स नेगेटिव एंड बी बिकम्स पॉजिटिव। तो जब बी पॉजिटिव हो जाएगा तो अब क्या होगा, D1 गेट्स रिवर्स्ड, दैट डज नॉट कंडक्ट, एंड D2 कंडक्ट्स द करंट अलोंग द पाथ B D2 X Y TB। देखिए अगर आप इसकी सिमिलरिटीज देख सकते हैं तो पाथ की, A D1 XYTA यहाँ पे आ गया B D2 XYTB। ओके, वैसे यहाँ पे इस फिगर में जो लेबलिंग किया था उसके हिसाब से नाम है, आप चाहो तो नाम मतलब लेबलिंग अपने हिसाब से भी कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिक आइडिया कि जब आप फुल आउटपुट फुल इनपुट देते हो, दो डायोड का यूज करते हो, तो आपको फुल वेव रेक्टिफायर है वो मिल सकता है। अब जो आपका क्वेश्चन था आदित्य, कि यहाँ पे हमें अभी भी जो मिल रहा है उसको हम परफेक्ट डीसी तो नहीं कह सकते, तो लिखा है वी गेट अ पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज अक्रॉस RL since output voltage across the load resistance is obtained for both half cycles of input AC, purpose called the full wave rectification and arrangement used as a full wave rectifier। अब क्या, क्योंकि अगर हमें स्मूथ डीसी चाहिए, so describe the simple filter circuit for smoothing the rectified voltage obtained from the junction diode rectifiers। अब यहाँ पे जब भी हम कहते हैं ना फिल्टर लगाए, तो फिल्टर दो तरीके से होते हैं। एक किस्सों में ऐसा होता है कि जो फिल्टर करने के बाद जो होता है उसका हम यूज करते हैं, और कोई कोई जगह पे फिल्टर ऐसा होता है कि जो फिल्टर किया हुआ है हम उसका यूज करते हैं। मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ज़्यादातर किस्सों में मान लो कि कहीं पे वाटर प्योरिफिकेशन, या चलो ना सिंपल सा चाय। ओके, घर में आप शायद चाय पीते हैं नहीं पीते हैं, पर बनाई तो होगी, कभी किसी ने देखा तो होगा। तो चाय बनने के बाद जब उसको फिल्टर के साथ ले लिया जाता है तो किसका यूज करते हैं, जो फिल्टर के अंदर है उसका, कि जो फिल्टर से बाहर निकल जाता है उसका? फिल्टर से बाहर निकलता है उसका। हम उसी को पीते हैं, बाकी का जो है उसको तो हम फेंक देते हैं, या तो कोई दूसरे तरीके से उसको यूज करता है, पर वो पीने में या तो खाने में हम यूज नहीं करते हैं। अब दूसरे के एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दूध फट गया, ऐसा हम बोलते हैं, वैसे फट जाता नहीं है, वो बिगड़ जाता है ऐसा हम कहते हैं, बट दैट वी यूज इन अवर नॉर्मल लैंग्वेज। ओके, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, देखा हो, या तो ऐसा कह दे चलो दूध के अंदर आपने नींबू निचोड़ दिया, तो क्या होगा? हम कहते हैं दूध फट गया, दूध बिगड़ गया। ओके, आपने उसको एकदम अच्छी तरह से मस्त दूध जो है उसका फॉर्म चेंज कर दिया। अब पता है अगर उसको हम फिल्टर कर लेंगे तो क्या बचेगा?
कभी किसी ने ऑब्जर्व किया है घर पे, कभी पूछा है मम्मी को कि ये अगर ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं, इसमें से क्या बन सकता है? पनीर। एग्जैक्टली। तो उस सर वो पोटली में बांध के रख देते हैं ना। हाँ, तो उस केस में आप किसका यूज करते हो, जो बाहर निकल जाता है उसका या जो बचता है उसका? जो बचता है उसका। बचता है उसका। हाँ, तो दोनों ही जगह पे आपने फिल्टर यूज किया, पर एक में आपने उसका यूज किया जो बाहर निकल गया, मतलब चाय। दूसरे में आपने जो पहले वाला फॉर्मेट था, मतलब फिल्टर करने के बाद जो मिलता है उसका कोई काम नहीं होता है। ओके, तो दोनों ही किस्सों में हम फिल्टर ही वर्ड यूज करते हैं। अब यहाँ पे भी ऐसा देखना है, पर इसको थोड़े ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का ट्राई करना है। थोड़ा सा शायद आपको यहाँ पे 7th चैप्टर की याद आएगी, या तो थोड़ी आपकी हेल्प करेगा। एनीवन रिमेंबर व्हाट इज अ कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्मूला? कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला। ओमेगा सी। x equals to 1 upon omega c। एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 pi f। पाई एफ। 2 पाई एफ। ओके, 1/2 पाई एफ सी, ऐसा हम कहते हैं, ठीक है। एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा पाई एल। एफ। 2 पाई एफ एल। अब मान लो हम यहाँ पे एक सिंपल सी बात पूछ रहे हैं, ध्यान से सोचकर जवाब दीजिएगा। अगर मान लो मुझे इंडक्टिव रिएक्टेंस है, तो कोई भी रिएक्टेंस, मान लो मैंने ऐसा कहा कैपेसिटेंस बड़ा होगा, तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस कैसा होगा, बड़ा या छोटा? सोच कर जवाब छोटा। दीजिए। छोटा। तो क्या रिलेशन हुआ एक्स सी का और सी का? इनवर्स। इनवर्स। अगर इंडक्टेंस का वैल्यू बढ़ा लिया तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसा होगा? बड़ा। इंक्रीज। ओके। अब रिएक्टेंस इज अ वन काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस बड़ा होगा तो करंट कैसा होगा? डिक्रीज। डिक्रीज। ये सभी बातें आपके दिमाग में क्लियर है? ओके, नहीं होते छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो। बाकी जिसकी अभी वीडियो बंद है, शौर्य है या कृषा है, मीत है, या तो वीडियो ऑन करिए या तो क्लास आप लीव करिए। ओके, अदरवाइज मैं यहाँ से आपको निकाल दूँ। तो अब यहाँ पे फिल्टर सर्किट का काम क्या है? तो कि फिल्टर सर्किट का काम बहुत ही सिंपल सा है, फिल्टर करना। अब मैंने यहाँ पे आपको फिल्टर का काम दोनों तरीके से समझाया। एक चाय जो बाहर आ जाती है उसका यूज करते हैं, एक पनीर जो ऊपर रह जाता है उसका, दोनों का यूज हो सकता है। अब हम यहाँ पे जो फिल्टर का यूज करते हैं उसमें ऐसा समझना है कि हमें एक्चुअली फिल्टर हम लगाते क्यों है, हमें क्या चाहिए? पल्सेटिंग फॉर्म है, और हमारा पर्पज है, हमें कैसा फॉर्मेट चाहिए? डीसी फॉर्मेट चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड यूज करना है, वी कैन ऑब्टेन डीसी वोल्टेज बाय फिल्टरिंग आउट द एसी कंपोनेंट्स। फिल्टरिंग आउट द एसी कंपोनेंट मतलब ऐसा कुछ करना है जिससे एसी कंपोनेंट रुक जाए और सिर्फ डीसी क्या हो? पास हो। इट इज समथिंग लाइक दैट। चाय गर्म किया हुआ है, आपने फिल्टर लगाया, चाय है वो बाहर निकल जानी चाहिए, जो बाकी कुछ है वो ऊपर रह जाना चाहिए। तो हम ऐसा कुछ फिल्टर लगाए जिससे एसी कंपोनेंट कहीं पे रुक जाए और सिर्फ डीसी हमें मिल जाए। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा शायद मैं ऐसा कहूँगा टेक्निकल पॉइंट जाएगा, या तो मैं ऐसा कहूँगा थोड़ा सा मैथमेटिकल पॉइंट जाएगा, या तो मैं ऐसा कहूँगा थोड़ा सा आपका 11th का नॉलेज, 11th स्टैंडर्ड का नॉलेज, थोड़ा आपका 7th चैप्टर का नॉलेज, और थोड़ा इस चैप्टर का नॉलेज। तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ सकता है। एक एक लाइन ध्यान से सुनिए। आउटपुट obtained from the junction diode rectifier is a unidirectional but pulsating, मतलब डीसी जैसा है भी और नहीं भी, पल्सेटिंग है, पर हाँ श्योर है, अल्टरनेट नहीं है। That such signal can be considered as the sum of DC signal superimposed with a many AC signal of a different harmonic frequencies। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है, हमें ये एग्जैक्टली ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखने को मिलता है, पर हम ऐसा मान सकते हैं कि वो पॉजिटिव 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 ऐसा है, तो उसका मतलब ऐसा समझा जाता है कि यहाँ पे कुछ कुछ एसी सिग्नल और कुछ 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 डीसी सिग्नल और कुछ कुछ एसी सिग्नल दोनों को मिक्स किया। जैसे दोनों को मिक्स किया
तो वहाँ पे हमें ऐसी पल्सेटिंग जैसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो अब करना क्या है, तो यहाँ पे बताया देयर आर टू सिंपल हाँ देयर आर टू सिंपलेस्ट फिल्टर सर्किट्स। अब फिल्टर सर्किट में अभी जो मैंने एक रेफरेंस दिया था ना, इंडक्टर और कैपेसिटर, तो व्हेन वी से इंडक्टर तो आएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस, ताकि हम यहाँ पे इंडक्टर को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं एसी सोर्स के साथ। वैसे कैपेसिटर याद होगा आपको, सेकंड चैप्टर में हमने कैसे सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, बैटरी के साथ ही सिंपल कनेक्ट किया था ना, पॉजिटिव नेगेटिव बैटरी। तो उसका मतलब ये कि कैपेसिटर उस टाइम पे सिर्फ हमने डीसी बैटरी के साथ कनेक्ट किया, बट हम यहाँ पे अब ऑलरेडी, अब इस जो बात को मैं समझा उसको ध्यान से सुनिएगा, कि हम यहाँ पे ऐसा मान लेते हैं कि ये इतना पोर्शन है ना, ये पोर्शन ऑलरेडी फुल वेव रेक्टिफायर तक आ चुका है। मतलब ये इतना पोर्शन ऑलरेडी फुल वेव रेक्टिफायर ने काम अपना खत्म कर दिया हुआ है। तो यहाँ जाने से पहले हमारा आउटपुट ऑलरेडी कुछ इस तरह से है, हमारा आउटपुट कुछ ऑलरेडी इस तरह से है। हम ऐसा आउटपुट इंडक्टर को देने वाले हैं। ओके, ये हमें ऐसा समझ के बात को आगे बढ़ानी। तो देखो यहाँ पे ऐसा बताया कि आप दो तरीके से ले सकते हो। इंडक्टेंस ले लिया जिसको हमने सीरीज में कनेक्ट किया, उसके बाद inductance offers a reactance 2 pi fl to flow the current through it, that is about inductive reactance। अब यहाँ पे क्या समझना है उस बात को देखिएगा। अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी कैसा होगा, हाई, ताकि डायरेक्ट रिलेशन में है। नाउ ये जो क्लियरली वाला स्टेटमेंट है वो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, या तो आप याद रखिएगा, ऐसा है, it blocks a high frequency AC component and allow low frequency DC component to pass through it. A smooth DC voltage appears across the load resistance। मतलब क्या, तो क्या आप उसको ऐसा समझिए, V is equals to IR याद होगा, अब आपको ये भी याद होगा, V by I is equals to R, रेशियो याद होगा आपको। ओके, R is equals to V by याद होगा ना इतना। तो यहाँ से हम उसको ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। रिएक्टेंस का इफेक्ट करंट के ऊपर होगा, करंट का इफेक्ट वोल्टेज के ऊपर होगा। आई रिपीट होल पॉइंट, रिएक्टेंस इज समथिंग लाइक द रेजिस्टेंस। तो रिएक्टेंस का इफेक्ट करंट पे होगा, यानी समथिंग लाइक दैट, रेजिस्टेंस का इफेक्ट करंट पे होगा, और उसी करंट का रिलेशन वोल्टेज के साथ है वो हो सकता है। अब यहाँ पे ऐसा बताया कि रिएक्टेंस दैट इज 2 पाई एफएल टू द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, मतलब यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस कितना करंट जा सकता है वो हमें बताएगा। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल पॉइंट बन जाता है कि ये इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करेगा और लो फ्रीक्वेंसी को आगे जाने देगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि देखो फ्रीक्वेंसी हाई तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसा, हाई। अब रिएक्टेंस हाई हो जाएगा यानी रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा, तो करंट कैसा हो जाएगा, लो। मतलब हमें आउटपुट मिलने में दिक्कत आएगी। लो फ्रीक्वेंसी डीसी कंपोनेंट को अलाउ कर देगा, तो जिसको अलाउ करेगा उसका हमें वोल्टेज ऑफ कोर्स डेफिनेटली मिलेगा। इतनी सिंपल सी बात है। अब वही चीज को वो यहाँ पे कैपेसिटर के कॉन्टेक्स्ट में देंगे, और यहाँ पे जो लिखा है उससे थोड़े से वर्ड अलग अलग होंगे। इंडक्टर में हमने उसको पूरी सर्किट के साथ सीरीज में कनेक्ट किया था, यहाँ पे कैपेसिटर किस में कनेक्ट करेंगे, पैरेलल में। मतलब एक समझ में आया तो दूसरा आप अपने आप याद रख सकते हो। हाँ, फिगर का चेंज, फिगर का ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इनपुट आउटपुट, दो डायोड, डायोड अच्छी तरह से पी टाइप एन टाइप, यहाँ पे सेंटर टाइप, और ये वाला, अच्छा ये जो है ना लाइन, इसको मतलब जो सी शेप जैसा दिया है ना, वो ऐसा समझाता है कि ये वाला वायर और ये पीछे वाला वायर एक दूसरे को ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट मीनिंग।
ओके, तो इसका मतलब ऐसा है कि ये वाला वायर उसके ऊपर से चला जा रहा है और वो कहीं पे टच नहीं कर रहा है। ओके, अब यहाँ पे उसने ऐसा बताया, सेम टू सेम जाएगा, पर यहाँ पे कैपेसिटर के साथ लोड रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पहला पॉइंट। यहाँ पे अभी जस्ट हमने देखा था 2πfc और xc एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में रहेगा। हाई कैपेसिटेंस यानी C अगर हाई होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसा होगा? लो लो। So high capacitance offers a low impedance that path to high frequency AC component, but high, that's almost infinite impedance to a low frequency DC component. तो अगेन सेम टू सेम बातें, पर यहाँ पे रिलेशन कैसा होगा? इनवर्स रिलेशन होगा। ओके, सो AC component is a bypass through the C or a filtered। अब यहाँ पे फिल्टर का मतलब और ऊपर वाले में फिल्टर का मतलब अलग था। यहाँ पे ऐसा समझना है, AC component is a bypass। Do you understand the meaning of bypass हो जाना? What do you mean by bypass? अगर आप कभी सर हाईवे साइड में से पास होना ऐसा कुछ। थोड़ा बहुत, अगर मान लो आप हाईवे पे कहीं आते हो, मान लो आप गांधीनगर से आते हो, ठीक है, और आपको दूसरी कोई जगह पे जाना है, फॉर एग्जांपल राजकोट साइड, वैसे तो दूसरे भी रास्ते हैं, पर अगर मान लो आपने गांधीनगर से आते वक्त SP रिंग रोड या तो SG हाईवे आपने सिलेक्ट किया, सो देयर इज नो नीड टू एंटर इनटू अहमदाबाद सिटी। आपको अहमदाबाद में अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। ओके, अगर गांधीनगर से बॉम्बे जाना हो तो भी एक अलग रास्ता हो जाता है जहाँ पे आपको अहमदाबाद के अंदर एंटर होने की ज़रूरत नहीं। मतलब वहाँ पे ऐसा वर्ड यूज़ किया जा सकता है कि गांधीनगर से निकले तो अहमदाबाद बाईपास करके निकल गए। मतलब क्या था कि कुछ इस तरह से कि अहमदाबाद का थोड़ा 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 रास्ता हमने कनेक्ट किया, पर हम एग्जैक्टली अहमदाबाद के अंदर एंटर नहीं हुए। तो यहाँ पे भी ऐसा समझना है कि AC कंपोनेंट इज बाईपास थ्रू कैपेसिटेंस C और फिल्टर। मतलब वहां से हमने AC कंपोनेंट वाले को फिल्टर कर लिया या तो उसको रोक लिया, मतलब एक ही करना है। ओके, तो जिसको रोक लिया है ऑफ कोर्स वो तो नहीं जाएगा। एंड द स्मूथ DC वोल्टेज अपीयर्स एट द लोड रेजिस्टेंस RL। बट यहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी था कि जो वोल्टेज यहाँ पे इन दो एंड पे मिलता है वही का वही यहाँ पे मिलेगा, बिकॉज हियर कैपेसिटेंस एंड लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड पैरेलल विथ ईच अदर। ओके, आई सजेस्ट यहाँ पे इतना फिल्टर सर्किट है उसका ना तो कोई प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बताया है, यहाँ पे इतना ज़्यादा कोई प्रैक्टिकल अप्रोच भी नहीं बताया हुआ है, बस दो चार छोटी छोटी लाइन है। ओके, जितना समझा सकते हैं या तो आपको जितना कंफर्टेबल हो सके उतना मैंने समझाने का ट्राई किया, पर यहाँ पे इन बातों का सिर्फ ध्यान रखना सही रहता है। यहाँ पे ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, वहाँ पे वो इनवर्स रिलेशन होता है। इन शॉर्ट AC कंपोनेंट को रोक देना है, DC को जाने देना है। AC कंपोनेंट हाई फ्रीक्वेंसी वाला होता है, DC जो है वो लो फ्रीक्वेंसी वाला होता है। तो वो यहाँ पे इन शॉर्ट कैसे भी करके DC आगे बढ़ना चाहिए। अब यहाँ पे अगर आपके पास नोट्स हो या ना हो, ओके, या तो साइड में नोटबुक में आप ये फिगर ड्रॉ कर दीजिए जहाँ पे इट इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, आउटपुट थ्रू फिल्टर सर्किट, वहाँ पे ऐसा होता है। ये आगे बढ़ा, उसके बाद ये जो नीचे आने वाला है ना वो फिल्टर हो गया, ये ऊपर जाने वाला फिल्टर हो गया, ये मैक्सिमम वाला मिला, फिर से फिल्टर, फिर से फिल्टर, फिर से फिल्टर। तो यहाँ पे ये तो आप देख सको इसलिए इतना बड़ा दिखाया था, अदरवाइज अगर आप इन सबको कनेक्ट कर दो
तो अगर आप इस वेव को एक्चुअल इनपुट वेव के साथ कंपेयर करो तो ये जैसा आपने सोचा था वैसा तो स्ट्रेट लाइन शायद नहीं है, पर क्या ये अब एसी कहा जा सकता है इसको? तो कि बिल्कुल नहीं। क्या आप इसको पल्सेटिंग कह सकते हो? तो कि बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पे एक बार बढ़ा तो बस कांस्टेंट वही का वही वोल्टेज रहा, इसलिए इसको कहते हैं डीसी वोल्टेज। तो रेक्टिफायर का, डायोड का मेन पर्पस होता है, इफ यू वांट टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज और द करंट टू द डीसी वोल्टेज या तो करंट। ओके, वोल्टेज और करंट दोनों को ही वो एसी से डीसी में कन्वर्ट कर सकता है। उस कंपोनेंट को यहाँ पे डायोड कहा जाता है। ठीक है, सो दिस ग्राफ इज जस्ट फॉर द रेफरेंस। कोई गवाह? चलो, अब यहाँ पे जो कुछ कुछ पॉइंट्स आएंगे। अच्छा, जेनर ब्रेकडाउन आपके सिलेबस में नहीं है तो उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं अभी हम। उसी का पार्ट है एवलेंच ब्रेकडाउन, जेनर डायोड, जेनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, इतना पोर्शन नहीं है। अब यहाँ पे जो डायोड है उसी डायोड के कुछ कुछ अलग अलग टाइप है, जिसमें आता है फोटो डायोड, उसके बाद आता है लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल। ओके, और बस ये तो अभी आते देखते हैं, बट इट्स जस्ट कंसिडर डिफरेंट काइंड ऑफ डायोड्स। तो सबसे पहला आता है फोटो डायोड। इसके बारे में ऑलरेडी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। फोटोन के बारे में आपने पढ़ा था, फोटो सेल के बारे में भी आपने पढ़ा था। ये कौन से चैप्टर में आया था, फोटो सेल वगैरह? ड्यूअल नेचर। ड्यूअल नेचर। तो वहां पे हमने ऐसा सोचा था, देखा था कि एक स्पेसिफिक टाइप का लाइट आप इंसिडेंट करो तो वहां पे करंट मिलता है, हाँ या ना? फोटो इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट याद होगा। ओके, तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से एकदम ध्यान से सुनिएगा, ताकि यहाँ पे फोटो डायोड, एलईडी, सोलर सेल, ये सभी दो दो मार्क वाले क्वेश्चन है। तो दो दो मार्क में कितने पॉइंट्स लिखने चाहिए? 4 to 5। 5। उसमें पहला पॉइंट आ गया उसका फिगर, दूसरा पॉइंट आ गया उसका प्रिंसिपल, तीसरा पॉइंट आ गया उसका कैसा कनेक्शन है, फॉरवर्ड बायस में या रिवर्स बायस में, एंड लास्ट पॉइंट आ जाता है उसका यूज। अब यूज के अंदर भी 5-6 यूज दिए होंगे, पर कोई भी 2 यूज लिखो, मोर देन इनफ है। फिगर तो के नाम से पता चलेगा कि फिगर कैसा बनेगा, है तो एक टाइप का डायोड ही। अब एक होगा रिवर्स बायस में, एक होगा फॉरवर्ड बायस में, तो कौन क्यों कैसे रिवर्स बायस क्यों फॉरवर्ड बायस में होता है उसका एक पॉइंट समझ लो, तो आपका 2 मार्क का क्वेश्चन अभी के अभी ऑन द स्पॉट प्रिपेयर हो जाता है। कि मान लो मैंने ऐसा कहा कि हमने यहाँ पे फोटो डायोड लिया, फोटो डायोड दैट इज अबाउट समथिंग फोटो। Why is the photodiode operated in the reverse bias? Give some important uses of photodiode. तो ये पूरा का पूरा भी अगर पूछा जाता है तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ये 3 मार्क का क्वेश्चन खींच खींच कर बनाए वो बात अलग है, और ऑफ कोर्स एंड ऑब्वियस ये 2 मार्क का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन से ही पता चल गया कि फोटोडायोड को कैसे बायस में कनेक्ट किया जाता होगा, रिवर्स बायस में। ताकि क्वेश्चन में बताया ना, why is the photodiode operated in a reverse bias? अब देखिए सबसे पहला पॉइंट, photodiode that is of course about photosensitive semiconductor and provide with the transparent window as allow light to fall on its junction। मतलब क्या? तो कि अगर आप उसको एक सिंपल तरीके से समझो, सोचो, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? क्या होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? हाउ दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्क्स, आपको अपने लैंग्वेज में बताना है। सर कोई लाइट होती है तो अगर उसके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो तो सर वो इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन एमिट करता है सर सरफेस से। कौन एमिट करता है? मतलब फोटोन हेल्प करता है इंटेंसिटी लाइट का हो तो। बरोबर बरोबर है, काफी हद तक सही है। माय क्वेश्चन इज दैट कौन फोटोन को एमिट कर सकता है? मेटल सरफेस। कोई भी मेटल सरफेस? नहीं सर। हमने एक स्पेसिफिक नाम दिया हुआ था, अगर आप उसको कनेक्ट कर पाओ तो।
वैसे थोड़ा सा ही सोचना है, बहुत सिंपल सी बात है, छोटा सा point फोटो याद। एमिटिंग, हाँ जी हाँ जी। फोटो एमिटिंग सरफेस, उसको हम कहते हैं फोटो सेंसिटिव। अल्कली हम्म। अल्कली मेटल्स। हाँ, अगर आपको याद हो तो हमने वहां पे ऐसा कहा था कि हर कोई फोटोन्स को एमिट नहीं कर सकता है, ठीक है। तो वहां पे हमने ऐसा कहा था कि फोटो सेंसिटिव सरफेस है वो होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा फिगर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, स्क्रीन दिख रही है सब लोगों को? यस तो सर। यहाँ पे इसको सेंसर नाम दिया हुआ है, ये सिंबल है। तो सिंबल में ये जो एरो है ना, वो एरो क्या समझाने का ट्राई करता है, लाइट क्या हो रहा है, उसके ऊपर आ रहा है। ओके, अगर एलईडी है तो एलईडी का काम क्या है पता है? एमिशन, तो उसमें ये एरो कहाँ पे होंगे? रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में। इट इज अबाउट जस्ट द कॉमन सेंस, बट स्टूडेंट्स टेक इट वेरी सिंसियरली, सॉरी वेरी सीरियसली। सिंसियरली लेते तो समझ ही जाते, पर वो बस सीरियसली ले लेते, क्या कुछ आता है। अरे भाई, डायोड में भी एनोड कैथोड बोला था तो क्या हाँ, ट्राइंगल ड्रॉ किया था तो क्या हाँ, वर्टिकल लाइन थी तो क्या हाँ, इसको पी इसको एन कहा था तो क्या हाँ। तो अब नया क्या है? अरे नया कहाँ से होगा, डायोड ही तो है, पर इसका नाम फोटो डायोड है, लाइट उसके ऊपर एमिट की जा रही है। तो सिंबल ऐसा दिखा दिया कि उसके ऊपर लाइट एमिट किया गया। अब उसने बोला कि ऐसा कोई सरफेस होगा जिसके ऊपर लाइट एमिट करेंगे, तो लो यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे ऐसा कोई सरफेस है, दैट्स कॉल्ड एज अ सिलिकॉन फोटोडायोड। थोड़ा नाम मजेदार रहता है तो अपने को अच्छा लगता है। तो यहाँ पे बता दिया इसके ऊपर कोई लाइट एमिट किया जाएगा या तो इंसिडेंट किया जाएगा, बेटर टू से। और ये यहाँ पे एक एंड पी टाइप और एक एंड एन टाइप बनेगा, तो इट्स जस्ट वर्क एज ए फोटोडायोड। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये बताना है कि ये फोटोडायोड है, वो उसका फिगर ऐसा बन जाएगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस आर इज कनेक्टेड इन द सीरीज विद द रिवर्स बायस फोटोडायोड। यहाँ पे इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जा रहा है। क्यों भाई रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जा रहा है, उसके पीछे एक रीजन है। रीजन दिखाया हुआ है, द वोल्टेज इज केप्ट स्लाइटली लेस देन द ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब यहाँ पे फोटोडायोड का काम ऐसा है कि वहां पे ब्रेक डाउन, दैट्स वोल्टेज इज केप्ट स्लाइटली लेस देन द ब्रेक डाउन वोल्टेज। मतलब जो भी वोल्टेज की हमारे रिक्वायरमेंट हो, वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से थोड़ा सा कम का रखा जाता है। तो यहाँ पे होगा ये कि आप जो भी लाइट इंसिडेंट करोगे उसमें से वो थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉ करने का ट्राई करेगा, और वहां पे वो ट्राई करेगा कि वो आउटपुट यानी करंट है वो फ्लो करके दिखा सके विद द लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब यहाँ पे बहुत बहुत कॉमन सी बात, when no light is incident on the junction, a small reverse saturation current flow through the junction। तो क्या, ऑफ कोर्स ऑब्वियस बात है, आपने कोई करंट ही नहीं दिया होगा तो क्या कुछ अंदर कुछ बात बनेगी कि नहीं बनेगी? आपने कोई लाइट ही नहीं दिया, कोई लाइट ही नहीं दिया तो कुछ करेगा कुछ तो कि नहीं यार, कुछ नहीं होगा। तो उसने ऐसा कहा कि जब लाइट ही नहीं इंसिडेंट करोगे तो फोटो डायोड का काम ही तो वही है कि लाइट आप इंसिडेंट करो तो वो कुछ करे। पर अगर मान लो कुछ केस में ऐसा हुआ कि आपने कोई लाइट इंसिडेंट नहीं किया, तो क्या होगा? तो बहुत छोटी अमाउंट का भी कोई नेचुरल फिनोमेना की वजह से वहां पे ऐसा होगा that the reverse saturation current flow through the junction, and the reverse current is due to thermally generated electron hole pair and is called the dark current। ये एक वन मार्कर बन सकता है, डार्क करंट। मतलब क्या? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, पर उसके लिए थोड़ा सा दिमाग पॉप अप करना पड़ता है कि आपने कोई करंट मतलब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं किया फोटो डायोड के ऊपर। वैसे फोटो डायोड का काम ही क्या है, तो कि उसके ऊपर आप लाइट इंसिडेंट करो तो फोटोन रिलीज करेगा तो वहां पे करंट मिलेगा। पर अगर मान लो आपने कुछ लाइट एमिट नहीं किया, उसके ऊपर इंसिडेंट नहीं किया, अब कुछ इंसिडेंट नहीं करोगे तो वो कहाँ से कुछ करेगा? तो क्या हाँ, वो बात भी सही है। पर आपने जो नॉर्मल सिचुएशन में उस सिलिकॉन डायोड को रखा होगा,
तो वहां पे उसके अंदर ड्यू टू सम सर्किट प्रोसेस वहां पे थर्मली जनरेटेड मतलब वो अपने आप वहां पे इलेक्ट्रॉन होल का पेयर बनाएगा और वहां पे माइनर सा करंट फ्लो करेगा जिसको नाम दिया हुआ है डार्क करंट। ओके, तो आपको उस डार्क करंट के बारे में पता यहाँ से चल सकता है। When the photodiode is illuminated with light photons of energy HF greater than the energy gap, तो क्या ऑफकोर्स ये बात तो बहुत सिंपल सी है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ड्यूअल नेचर में, कि जो भी लाइट आप इंसिडेंट करो वो लाइट कैसा होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। याद होगा ऐसा कुछ। So the photodiode illuminated with the light photons of energy HF greater than the energy gap। अब यहाँ पे energy gap यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी याद करिए। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के ज्यादा वाला अगर लाइट होगा तो क्या करेगा, तो वहां से आपको प्रॉपरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलेगा। अब वहां पे इफेक्ट देखने को मिलेगा तो बस बात हो गई खत्म। तो यहाँ पे एक पी टाइप, एक एन साइड, P2 नेगेटिव N2 पॉजिटिव कनेक्टेड थ्रू द रेजिस्टेंस, माइक्रो एम्पियर का एक सर्किट ड्रॉ कर दिया। ओके, और उसका यूज क्या है, दैट कैन बी यूज टू डिटेक्ट द ऑप्टिकल सिग्नल्स। ये ऑप्टिकल सिग्नल्स का मतलब क्या होगा, कोई आइडिया देगा? जैसे कि क्या आपको पता है हमारा बॉडी भी कोई रे एमिट करता है? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड। तो जैसे आप कहीं पे भी कोई बड़े मॉल वगैरह में जाते हो, इफ यू एवर ऑब्जर्व कि वहाँ पे वो जो मेन डोर थे वो अपने आप खुल गए। ओके, कोई एस्केलेटर था, जैसे आपने पैर रखा वैसे दिख रहा था कि बंद है, जैसे ही आपने पैर रखा वो एस्केलेटर अपने आप चालू हो गया, अगर कभी ऑब्जर्व किया हो तो। ओके, अगर वो ऑब्जर्व किया होगा तो पता चलेगा। ओके, यहाँ पे आई थिंक रिलायंस मॉल में ऐसा है, जब आप एस जगह पे है रिलायंस मॉल, कि जैसे आप एंटर होने के लिए जाते हो, कोई एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे खड़े रहते हो तो दरवाजा अपने आप खुल जाता है। तो क्या हुआ, क्योंकि वहां पे जो सेंसर था उसने आपको डिटेक्ट किया। ओके, और वो डिटेक्ट क्या हुआ, तो कि आपका बॉडी जो सिग्नल दे रहा था, दैट्स इंफ्रारेड जो एमिट कर रहा था, उसको उसने डिटेक्ट किया और उसको पता चला कि यहाँ पे एक एमीटर है और एक कलेक्टर है, उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ चुका है, इसलिए वो दरवाजा क्या हो जाता है, अपने आप खुल जाता है। वहां पे सर्किट ब्रेक होती है, इस वजह से दरवाजा खुल जाता है। ओके, तो ये पूरा का पूरा जो 2 मार्क में समझने के लिए आप उसको बाय पार्ट कर दो। पहले सिंबल, सर्किट, कैसा कनेक्शन, उसका यूज, और बाकी इतनी सारी लाइन है, 2-4 लाइन में से जो आपको लाइन अच्छी लगे वो याद रखो, क्या फर्क पड़ता है। ओके, नंबर 1, वहां पे कोई एग्जैक्टली ऐसे नहीं देखेगा कि यार ये ड्यू टू जंक्शन वाली लाइन तूने नहीं लिखी थी, दैट इज ओके। ओके, दिस सेंड्स द करंट थ्रू द लोड, इट इज ओके। ओके, अगर आपने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लिए है तो ये छोटे छोटे पॉइंट पे कोई ध्यान नहीं देता है, ताकि 2 मार्क के क्वेश्चन को 2 मार्क जितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। ओके, उसके बाद यहाँ पे थोड़ी और इंफॉर्मेशन होगी कि क्या, तो कि भाई ये रिवर्स बायस में ही होगा, करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। सो दिस इज अ माइक्रो एम्पियर, दिस इज अ वोल्टेज, यहाँ I1 I2 I3 I4 है। जितना करंट ज्यादा होगा उतना यहाँ पे ये और नीचे जाकर आपको पैरेलल मतलब कांस्टेंट करंट है वो देगा। एंड दैट इज आल्सो ऑब्वियस, द photodiode is illuminated with the light photon HF is greater than एनर्जी बैंड गैप, जिसको आप याद करिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का नाम देते थे आप। ओके, तो यहाँ पे ऐसा भी कहा जा सकता है, एज वेल एज यहाँ पे जो सेचुरेशन करंट है उसको आप इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। जितना इंटेंसिटी ज़्यादा होगा उतना सेचुरेशन ज़्यादा यहाँ पे हो सकता है। ओके, उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल ऐड करता है, तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो 2 मार्क के लिए आपको यहाँ पे कंटेंट जो है वो बहुत 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 ज़्यादा हमने दिया हुआ है। उसमें से जो लाइन आपको अच्छी लगे वो 2-4 लाइन आप याद रख लो, आपका काम आसान हो सकता है। तो 2 मार्क के लिए हमने आपको चॉइस ज़्यादा दी हुई है कि आपको पहली लाइन अच्छी लगे तो पहली, दूसरी लगे तो दूसरी, तीसरा पॉइंट अच्छा लगे तो तीसरा,
कोई भी पॉइंट अच्छा ना लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट सॉरी सिंबल ले लो, कनेक्शन ले लो, प्रिंसिपल ले लो, नीचे यूजेस दिए गए हैं, सीधे के सीधे यूजेस ले लो, बीच में ग्राफ भी आपको दिया हुआ है। तो 2 मार्क के लिए आपके पास काफी कुछ है, उसमें से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके याद रख सकते हो। दैट इज पॉइंट। अब यहाँ पे ऐसा बताया, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मच लार्जर देन द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल्स। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। पर जब ये प्रोसेस होता है, सो बोथ द टाइप ऑफ कैरियर्स इंक्रीज इक्वल नंबर्स। तो मतलब डेल्टा एन बढ़ेगा, यहाँ पे डेल्टा पी भी बढ़ेगा, पर ये बहुत बड़ा है। पर ये जो वेरिएशन दिया वो दोनों में छोटा सा है। ये थोड़ा सा मैथ्स है, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी वेल। इसको आप एक नंबर के साथ ले सकते हो, जैसे कि x डैश, मान लो कि ये x प्लस 10 था और y डैश y प्लस 10 था। तो ये जो वेरिएशन दोनों में किया, वो वेरिएशन चेंजेस दोनों में कैसे देखने को मिल रहा है, सेम। ओके, बट n इज ग्रेटर देन p, मतलब ऐसा कि x इज ग्रेटर देन y, यानी ये ऑलरेडी बड़ा है। तो आपको क्या लग रहा है, ये x डैश अपने आप कैसा होगा? ताकि बड़ा हो। डेल्टा एन, हाँ डेल्टा एन और डेल्टा पी तो सेम है ना। अगर आपने सेम ही वैल्यू डाली पर x अपने आप में ही बड़ा था, तो x डैश भी बढ़ेगा और y डैश y के रिस्पेक्ट में रहेगा। y छोटा था तो y डैश भी कैसा रहेगा, छोटा ही रहेगा। तो अब यहाँ पे उसने सब बताया कि अगर मैं डेल्टा एन बाय एन का रेशियो ले लूँ, जहाँ पे n बड़ा था तो यहाँ पे n डिनोमिनेटर में आया, तो क्या ये ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाएगा? तो क्या ऑफ कोर्स। क्यों? तो कि बड़ा था वो वैल्यू डिनोमिनेटर में आ गया, जो छोटा था वो डिनोमिनेटर में आ गया, तो ये वैल्यू अपने आप बड़ी हो गई और ये वैल्यू अपने आप कम हो गई। ये क्या समझाता है? दैट फ्रैक्शनल इंक्रीज इन द मेजॉरिटी कैरियर इज मच लेस देन द फ्रैक्शनल इंक्रीज इन माइनॉरिटी कैरियर। मतलब जो चेंज आता है फोटो डायोड में, फोटो इफेक्ट में, वहां पे डेल्टा पी बाय पी का रेशियो जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। So minority carriers dominated in a reverse bias current is more easily measurable than the fractional change in the majority charge carrier, and that is in the forward bias. इसलिए यहाँ पे हम उसको रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। अब समझने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद एक आध बार आप लिखोगे, पढ़ोगे, थोड़ा सा सोचोगे तो आपको परफेक्ट सेट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, 2 मार्क के लिए लिखना है तो अपने दिमाग को इंफॉर्मेशन देने का कि यार क्वेश्चन 2 मार्क का है तो मुझे उसको कितना इम्पोर्टेंस देना चाहिए। अगर वो आपका दिमाग एनालिसिस कर देगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। अदरवाइज ये सब कुछ प्रिपेयर करने के बाद भी एग्जाम में आप 5-6 लाइनें लिखने वाले होते हो, याद रखिएगा, ताकि इतना सब कुछ तो याद होता नहीं है। यूजेस ऑफ फोटो डायोड एज अ सेपरेट क्वेश्चन भी अगर 2 मार्क का पूछा जाए तो भी कितने यूज लिखने पड़ते पता है? सेपरेट क्वेश्चन अगर यूजेस ऑफ फोटो डायोड का पूछा जाए तो भी 4 ही 4 पॉइंट पॉइंट, इसमें, तो फिर भी यहाँ पे कितने दिए हुए हैं? 5। 5। तो ये अपने आप में अगर सिंगल क्वेश्चन, वैसे ये सिंगल क्वेश्चन हो नहीं सकता है, सिंगल क्वेश्चन पूछ नहीं सकते हैं, फिर भी अगर हम ऐसा सोचे कि यार एकदम सिंपल क्वेश्चन पूछना था, ओके, तो भी यहाँ पे 5 पॉइंट दिए गए। हाँ, इसमें से इन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स तो क्या एग्जैक्टली पता चलेगा या तो नहीं चलेगा? स्पीड रीडिंग ऑफ ए कंप्यूटर पंच कार शायद पता चलेगा, शायद नहीं पता चलेगा। लाइट ऑपरेटेड स्विचेस शायद हाँ, शायद ना। इन ए डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स नहीं पता है। इन ए डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स नहीं पता है। फोटोडायोड कैन टर्न इट करंट ऑन एंड ऑफ इन नैनो सेकंड्स, ओके, ये तो इंफॉर्मेशन है। इट कैन बी यूज एज ए फास्टेस्ट फोटो डिटेक्टर, ओके, और ये उसके यूजेस है। तो इट हैपेंड सो मैनी टाइम्स कि आपको जो कुछ भी पढ़ाया जाए उसका जरूरी नहीं है कि आपने खुद ने यहाँ पे प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कहीं ना कहीं देखा ही हो, ओके, जरूरी नहीं है कि आपने कभी पंच मशीन में पंच किया ही हो। इट इज जनरली यूज्ड नाउअडेज इन द ऑफिसेस,
हो सकता है आपको एक क्लास में जाते हो वहां पे भी ऐसा सिस्टम दिखाया हो, खुश होने के लिए, आपको खुश करने के लिए। ओके, तो हो सकता है। ओके, पर ऐसा होता होगा। ओके, ऑप्टिकल सिग्नल, डीमॉड्यूलेशन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, तो क्या यार नहीं पता है, तो इट्स ओके, यहाँ पे उसका पता करने की जरूरत नहीं है भाई। ओके, उसने सेंटेंस दिया है, उस सेंटेंस को याद रख लो, बात को खत्म करो और आगे बढ़ो। लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस मतलब क्या, तो क्या यार एज सच नहीं आइडिया आ रहा, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, आगे बढ़ो, ताकि इसका यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। इम्पोर्टेंस किसका है, तो कि क्या होता है फॉरवर्ड बायस, क्या होता है रिवर्स बायस, तो आपका पता है कैसा है जनरल स्टूडेंट का, जिसका इम्पोर्टेंस है ना वहां पे चले जाते हैं, चलने छोड़ने यार, फॉरवर्ड बायस रिवर्स समझे आवे। अब मैं यहाँ पे आपको एकदम से कह रहा हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है भाई, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस क्या है वो एग्जैक्टली नहीं पता, इट्स ओके। डीमॉड्यूलेशन क्या होता है, क्या है, तो कि नहीं पता है तो चलेगा, नहीं अपने को तो यही समझना है। तो जब तक ऐसा करोगे तो तब तक आप अपने दिमाग को जो काम की बातें नहीं है उसी के अंदर रख पाओगे। अगर मान लो किसी को समझ ना हो तो एक स्टेप बता देता हूँ। क्या किसी को पता है मॉड्यूलेशन का मतलब क्या होता है, सुना है कभी? अगर मॉड्यूलेशन सुना होता तो डीमॉड्यूलेशन का पता चलता। वैसे मॉड्यूलेशन पुराने सिलेबस में कम्युनिकेशन के अंदर आता था, अब तो पूरा का पूरा चैप्टर ही काफी लोगों के टेक्स्ट बुक में ही नहीं है मॉड्यूलेशन का, कम्युनिकेशन का, तो डीमॉड्यूलेशन कहाँ से पता चलेगा। फिर भी यहाँ पे उसको सिंपल तरीके से आप ऐसा डाइजेस्ट या तो एक्सेप्ट कर सकते हो कि ऐसे कोई दो मिक्स्ड सिग्नल जिसको सेपरेट करना हो उसको यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन कहा जा सकता है। डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स, डिटेक्शन ऑफ ऑप्टिकल सिग्नल्स मतलब अभी जिसका मैंने एग्जांपल दिया था कि आप कोई मॉल में गए और वहां से उसने आपकी प्रेजेंस को कैप्चर किया। लाइट ऑपरेटेड स्विचेस, लाइट ऑपरेटेड स्विचेस मतलब क्या, क्योंकि जिसके ऊपर लाइट इंसिडेंट करो और वो फंक्शन काम करने लगे उसको कहते हैं लाइट ऑपरेटेड स्विचेस। स्पीड रीडिंग ऑफ कंप्यूटर पंच कार्ड, तो शायद कहीं पे आपने देखा हो, एटीएम में कभी गए हो, ओके, या तो कहीं पे कोई वो पंच मशीन कोई मशीन के अंदर डाला हो तो फटाफट रिकॉग्नाइज करता है कि ये जो पर्सन है वो कौन है, तो वो जो पढ़ता है रीड करता है, तो अल्टीमेटली वहां पे होता क्या है, तो कि वहां पे भी फोटो डायोड ही होते हैं। ओके, तो इसको कहते हैं बेसिक इंफॉर्मेशन ले लिया। अब आता है एलईडी, एलईडी का मतलब क्या होता है जो यहाँ पे भी दिया हुआ है। यस एनीवन? लाइट एमिटिंग डायोड। तो नाम से क्या पता चला उसका काम क्या होगा? लाइट को एमिट करेगा। लाइट को एमिट करेगा, जब वो लाइट को एमिट कब करेगा, ऐसा कोई आइडिया? करंट देंगे तब। एग्जैक्टली, तो फोटो डायोड ये एक दूसरे से उल्टे पुल्टे हुए, ऐसा लग रहा है। फोटो डायोड में ऐसा यस। होता था लाइट दो तो करंट मिलेगा, इसमें ऐसा हो रहा है करंट दो तो लाइट मिलेगा। तो यहाँ पे सिंबल दिखाया हुआ है, देखो अभी जो हमने कहा था ना, ये एरो कहाँ के आएंगे, बाहर की साइड आएंगे। ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो, ओके, कोई भी टाइप का सिंबल चलेगा, पर इतना आइडिया क्लियर है कि वो करेगा क्या, तो कि लाइट बाहर की साइड देगा। ओके, ये आपने ऐसी एलईडी लाइट अलग अलग देखी होंगी इफ यू रिमेम्बर इट, और मैं जब डायोड पढ़ाता था तब भी मैंने ऐसा एक फिगर दिखाने का ट्राई किया था, अगर आपको याद हो तो। ओके, अगर आप सही सही तरीके से थोड़ा सा नजदीक आके देखो तो आपको यहाँ पे जो राइट साइड वाला एंड है ना, ओके, ये थोड़ा छोटा और ये बाजू वाला बड़ा दिखेगा, और यहाँ पे जो शेप है ना वो थोड़ा ऐसा गन जैसा शेप दिखेगा। ओके, तो उसका आइडेंटिफिकेशन मार्क है कि उसका पॉजिटिव नेगेटिव एंड कैसे लिया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे आप ऐसे याद रख सकते हैं, फोटो डायोड इन ए रिवर्स बायस देन एलईडी इन ए फॉरवर्ड बायस। तो यहाँ आइडिया बहुत क्लियर रहेगा
कि आपको लाइट एमिटिंग डायोड है वो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना है। तो जो मैंने कहा था ना कि कौन कौन से पॉइंट्स, तो कि सबसे पहला सिंबल, ये रहा सिंबल, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा, ऐसा भी चलेगा। वन इज कैथोड, अनदर इज एनोड। एक पी टाइप, एक एन टाइप, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यहाँ पे हेवीली डोप्ड फॉरवर्ड बायस पीएन जंक्शन है, मतलब एक टाइप का पीएन जंक्शन ही है, पर वहां पे डोपिंग थोड़ा सा ज्यादा किया हुआ है। डोपिंग ज्यादा है मतलब इम्प्योरिटी ज्यादा है, इम्प्योरिटी ज्यादा है मतलब उसका बैरियर है, वहां पे गैप कंपैरेटिवली कम है। गैप कम है तो ये इजीली काम करेगा। तो यहाँ पे कहा विच स्पॉन्टेनियसली कन्वर्ट्स द बायसिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू ऑप्टिकल एनर्जी, यानी करंट दे के तो ऑप्टिकल एनर्जी मतलब वो लाइट में कन्वर्ट करेगा, और दैट इज लाइक ए इंफ्रारेड एंड विजिबल लाइट। आपने देखा हो तो आज से 5 साल या 8 साल पहले मर्सिडीज, BMW, उसमें वो व्हाइट कलर की लाइट नहीं आती थी। मर्सिडीज तो तब भी थी, पर अगर आज आप देखो तो होंडा सिटी जैसी कार में भी आपको व्हाइट लाइट देखने को मिलती है। ओके, अगर आपने पहले कभी नोटिस किया हो तो काफ़ी सारे कार्स है, वैसे अभी जो नई ट्रेंड में है किया है या ऐसी कोई भी कार है, तो उसकी बैकलाइट देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, वहाँ पे रेड कलर की छोटी छोटी लाइट्स होती है। पहले क्या होता था पता है, कभी आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा हो तो, कि कार के पीछे जो बैकलाइट होती है जो रेड कलर की होती है, तो वहां पे तो एक छोटा सा बल्ब ही होता है, उसका आउटर पार्ट है ना वो रेड कलर का होता था। कभी नोटिस किया हो तो आजकल कभी आप ट्रैफिक पॉइंट पे अगर खड़े हो ना, तो आपने नोटिस किया होगा रेड कलर की एलईडीज, ग्रीन कलर की एलईडीज, येलो कलर की एलईडीज। पहले क्या होता था, कभी ऐसा हो तो पेरेंट्स को पूछिएगा कि पहले ट्रैफिक पॉइंट पे ऐसा होता था कि तीनों में एक बड़ा सा बल्ब होता था, नॉर्मल येलो लाइट वाला, पर उसके आगे रेड कलर का ग्लास, येलो कलर का ग्लास और ग्रीन कलर का ग्लास, मतलब वो ग्लास की हेल्प से उसका कलर चेंज किया जा सकता था। अब यहाँ पे उसी कलर की लाइट एमिट की जा रही है। तो यहाँ पे काम का क्या बना, तो काम का बनता है हेवीली डॉप्ड पीएन जंक्शन डायोड ही है ये एक टाइप का, पर ये फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। तो यहाँ पे आइडिया दे दिया दैट मेड फ्रॉम ए ट्रांसल्यूसेंट सेमीकंडक्टर, यानी इसको आप ट्रांसल्यूसेंट ऐसा ना कहो, और आप सीधा गैलियम आर्सेनाइड इंडियम ऐसा नाम याद रखो तो भी ठीक है, नहीं रखो तो भी ठीक है, ये कोई 1 मार्क का क्वेश्चन नहीं है। फिर भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन इसलिए दिया हुआ है कि शायद किसी का मन करे और ऐसा शायद किसी ने पूछ लिया कि यार ये फोटो डायोड सॉरी एलईडी बनते किससे है, ओके वो भी तो पीएन जंक्शन डायोड है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे गैलियम आर्सेनाइड या तो इंडियम फॉस्फाइड जैसे मटेरियल का यूज किया जा सकता है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, ये एलईडी जो है उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जा सकता है। देखो एन एन टू नेगेटिव, पी टू पॉजिटिव, तो एन टू नेगेटिव पी टू पॉजिटिव, बीच में एक रेजिस्टेंस होगा एंड वो यहाँ पे फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया जा सकता है। बाकी सब कुछ पढ़ने का है, उसमें और कोई ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। When the forward bias diode is a small, the intensity of emitted light is a small, बहुत छोटी एलईडी होती है, बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट होती है, वो एकदम ब्राइट लाइट नहीं दे सकता है। अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे बनते जाते हैं। इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट डिक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया गया है, अगेन इट इज फॉर द रेफरेंस। ओके, रेड, अंबर, येलो, ग्रीन, ब्लू, अगर आप देखो तो इंफ्रारेड, देन रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू एंड वाइट, ये इस हिसाब से करंट मतलब कलर के ऑर्डर दिए गए हैं और यहाँ पे समझाने का ट्राई किया गया है। अगर आप याद करिए तो क्या ये फॉरवर्ड बायस जैसा ग्राफ दिख रहा है, अप टू सम सर्टेन पॉइंट कोई आउटपुट नहीं मिलता था, दैट इज कॉल्ड एज ए कट इन वोल्टेज तक। जैसे कट इन वोल्टेज को क्रॉस करेगा एकदम से वहां पे आपको करंट मिलेगा एंड इंक्रीज इन द फॉरवर्ड करंट डिक्रीज द लाइट इंटेंसिटी, सो दिस इज ए डिक्रीजिंग इंटेंसिटी यहाँ पे बताया है।
सो अगेन दैट इज फॉर द इंफॉर्मेशंस। यहाँ पे चाहो तो आप उसके यूजेस फिर से देख सकते हो, काफी सारी जगह पे बहुत कॉमन से यूजेस है। किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट, ऑल आर इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स। बेटर टू से सभी पॉइंट्स याद रखने वाले या तो लर्न करने वाले पॉइंट्स है, जिसके पीछे ऐसा कोई एज सच लॉजिक या फिजिक्स नहीं है, इट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। अब एडवांटेजेस एंड यूजेस ये भी आपको पढ़ने हैं, तो ये आपको तभी याद रहेंगे जब आप उसको मिनिमम 2 से 3 बार लिखेंगे। ओके, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपको पूरा का पूरा अच्छी तरह से लर्न करना पड़ेगा कि व्हाई वी आर यूजिंग एलईडीज, व्हाट आर द यूजेस ऑफ एलईडीज, एलईडी के अंदर क्या किया जा सकता है, या तो एलईडी बनाने के लिए किस टाइप के मटेरियल का यूज करना चाहिए, बिकॉज दीज ऑल आर द इंफॉर्मेशन। ओके, तो यहाँ तक ये एलईडी का पार्ट आता है, और उसके बाद आता है सोलर सेल। तो सोलर सेल और डिजिटल सर्किट्स उसको हम कल के लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। आपका जो होमवर्क है, ओके, तो अगेन इन होमवर्क आपका जो क्लास वर्क है, ट्राई करिए उसको आप 2 बार लिखिए, ताकि यहाँ पे जो भी आज समझाया हमने उसमें फुल वेव रेक्टिफायर पूछा जा सकता है, फोटो डायोड पूछा जा सकता है, एलईडी पूछा जा सकता है, पर हाफ फुल वेव रेक्टिफायर है वो 4 मार्क का क्वेश्चन या तो 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर एलईडी और फोटो डायोड दोनों 2-2 मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो प्रॉपरली लर्न करोगे तो 2 के 2 या तो 4 के 4 आपको बहुत 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 इजीली मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। ओके, तो होमवर्क हो सके उतना अच्छी तरह से कर दीजिएगा, तो आपका कल का लेक्चर और ज़्यादा अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहाँ तक रखते हैं। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो टाटा, बाय बाय। Yes, sir.